नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने यूके पीएससी के पीवाईक्यू की जो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लेकर आए हैं चैप्टर सेकंड का 4th पार्ट। यह वीडियो उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और अन्य सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अभी तक उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर इस सीरीज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट और कंटिन्यूटी सही से समझ में आ सके। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। स्वर्ण त्रिभुज क्यों कहेंगे हम? देखो, एक दूसरे से ये संबंधित जरूर होंगे। तो इसमें कौन सा आप ऑप्शन देख रहे हैं? क्या 11 12 13 हो सकता है, 16 17 18, आपका 18 19 20 या 14 19 21। अब आप देखोगे इसमें तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा सी आंसर। क्या है आपका? 14 19 और 21। ये क्या है? स्वर्ण त्रिभुज है। ये क्यों है आपका? क्योंकि ये तीनों मिलकर नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकारों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। इनका आपसी संबंध इतना गहरा है कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? अब देखें आप कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार देता है। 19 क्या देता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का इसे क्या बोला जाता है? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन अधिकारों को एक नागरिक के जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये तीनों अधिकार व्यक्तियों को उनके अधिकारों की किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में देखो, अब ये बात होती है जो ये कोट किया रहता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून न केवल अनुच्छेद 21 बल्कि अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। कोई भी अगर आप कोई कानून बनाते हो तो उससे क्या होना चाहिए? आपका 21 14 और आपका 19 ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तीनों जो हैं आपके अनुच्छेद, इनको क्या कहा जाता है? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? अब देखो, दल बदल, दो से आपका दल हो गया और दो से ही आपका क्या है? 10 हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने की। तो ये क्या है आपका? 10वां जो आपकी अनुसूची है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल है। इसमें क्या दिया गया है आपका? एंटी डिफेक्शन एक्ट दिया गया है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट कब लाया गया था ये आपका? तो ये लाया गया था 1985 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था आपका? तो 52 52वां संविधान संशोधन रहा। अब आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया। देखो, 1960 और 70 के दशक में ना एक प्रथा चली आ गई थी। एक ऐसी परिपाटी बन गई थी कि कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। तो क्या था कि आया राम गया राम वाली एक परिपाटी चली थी। अब इसमें सबसे फेमस क्या हुआ कि जो हरियाणा का एक विधायक थे, उनका नाम था गया राम। इन्होंने 8 घंटे के अंतर्गत 3 पार्टियां चेंज कर ली थी। तो तब देखा गया कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या आपने कि मतलब आपका कोई एक वो ही नहीं रह गया, आपके अंदर का कोई जिम्मेदारी ही नहीं है आपके संसद के प्रति या आपके विधानसभा के प्रति। आपको जहां आपको फायदा दिख रहा है आप वहां चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये 10th शेड्यूल लाया गया था। ठीक है, कौन से वाले अमेंडमेंट से? 52वें अमेंडमेंट से। कब की बात है ये? 1985 की बात है। ठीक है, अब इसमें देखो ये बी ऑप्शन जो आ रहा है आपका, वो क्या है आपका? 8th शेड्यूल है। ये काय के लिए? आपका भाषा के लिए है। 5वां है, ये काय के लिए है? आपका SC ST वाला है ये। और 2nd शेड्यूल काय का है आपका? ये वेतन का है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है। देखो, जो न्यायिक पुनरीक्षण है ना, इसका जो प्रावधान मतलब इसका संबंध दिया गया है कि हाँ आप मतलब जोड़ सकते हैं इसे। पर जो ये शब्द है ना न्यायिक पुनरीक्षण, ये नहीं है संविधान में कहीं। ये याद रखना, आपकी जो न्यायिक पुनरीक्षण पूछ लिया जाए कि न्यायिक पुनरीक्षण संविधान में क्या उल्लिखित है, तो आपका क्या है? उल्लिखित नहीं है। उसका क्या मर्म समझा जाता है। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 10 हो सकता है? नहीं। 11 नहीं। 12 नहीं। क्या है? आर्टिकल 13। ठीक है, यहीं से तो पुनरीक्षण होता है ना, यहीं से तो जांच करता है आपका न्यायपालिका। तो ये देखते हैं हम, देखो कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, ये क्या होता है? ये न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं? ये संविधान का रक्षक है। तो जब न्यायपालिका संविधान का रक्षक है तो कोई भी कानून बनेगा तो अगर वो संविधान के दायरे में ना हो तो उसकी जांच कौन करेगा? वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, उसकी जांच करेगा न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के कानून और सरकार के आदेशों की जब जांच की जाती है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। और जो ये न्यायिक पुनरीक्षण शब्द है, शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका क्या संज्ञान लिया जाता है? इसका मर्म समझा जाता है। ठीक,
तो आप देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, और आर्टिकल आपके पास आ गए 13, 14, 15, तो कौन सा है? 13 है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि न्यायालय ऐसी किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। ठीक है, कोई ऐसा अधिकार बना दिया कि आप घूमने नहीं जाएंगे, आप इधर दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, तो भाई कैसे? ये तो आपके अधिकार है ना, ये आपको मिले हैं संविधान से, ये आपके मूल अधिकार हैं। तो ये तो आपका, अब इसको सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप मूल अधिकारों को लेकर के कि यार आपका हनन हो रहा है अगर मूल अधिकारों का, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाओगे। और आपके नज़दीक अगर आपका सुप्रीम कोर्ट दूर है, अगर कोई अंडमान वाला है, तो वो आप कहाँ पर जाएगा? आप अपने वो हाई कोर्ट में चला जाएगा। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो क्या आर्टिकल 200 बी है, सी है, और ऑप्शन क्या है आपके, या आर्टिकल 243 डी है, या ई है? देखो अब इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, ये यूकेपीसीएस का पेपर बना हुआ है, इन्होंने यही पेपर दिया भी था, और इसमें भी ये 4 ऑप्शन सही से नहीं रख पाए। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? अब देखो आंसर वाले और ऑप्शनों का तो कोई बात ही नहीं है, आपका जो मेन आंसर है वही आपने इसमें स्किप करा हुआ है, और 100 क्वेश्चन आपसे बन नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके आयोग चल रहा है। तो देखो क्या होना चाहिए आपका, 243 किससे संबंधित है? आपका 243 संबंधित है आपका पंचायतों से। अब क्या होना चाहिए, किसकी बात कर रहा है? ग्राम सभा के प्रावधान की बात कर रहा है ना, कि ग्राम सभा होगी। तो अब देखो हम अपना कंटेंट निकालते हैं पढ़ने वाला। 243 क्या है? संबंधित पंचायतों से है। तो अब इसमें क्या है, देखो अगर इंपॉर्टेंट वाले देखने हैं, स्टार्टिंग के हम जी तक देखते हैं, तो क्या है आपका जो 243 ए है, ये असेंबली वाली बात है कि ग्राम सभा के गठन की बात कर रहा है। जो बी है ये क्या है? बिल्ड मतलब गठन की बात कर रहा है। ठीक है, ग्राम सभा के प्रावधान है और ये गठन की बात कर रहा है। ठीक है, बी। सी क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना कैसी होगी आपकी ग्राम सभा की। डी क्या बोल रहा है? दलित और वुमेन को क्या है? आरक्षण की ये बात कर रहा है। ई मतलब एंड मतलब क्या? कार्यकाल की बात कर रहा है कि कार्यकाल कितना रहेगा। इसके बाद एफ मतलब फेल मतलब क्या है? अयोग्यता की अयोग्यता क्या क्या है, अगर अयोग्य कैसे कैसे करके अयोग्य हो सकते हैं आपके ग्राम पंचायत से। और जी क्या बोलता है? गट या पावर मतलब शक्तियां क्या क्या हैं आपके। ठीक है ना, शक्तियां जो आपको 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं वो इस तरीके से आप याद करते हुए चलना। तो ये आपको मैंने बता दिया। आप अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, उसके बाद आपको ये जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, और बाकी जब ये पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे पंचायत वाला, तो इसे बहुत अच्छे से मैं आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल एक एक की पॉइंट से, कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है क्या निर्वाचन आयोग से? निर्वाचन आयोग तो हमने देखा था ना, 324 से 329 होना चाहिए। पब्लिक आपका लोक सेवा आयोग 315 से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। ठीक, ये भी वही है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या है? वित्त आयोग की ये बात करता है। वित्त आयोग क्या है? 80 आपका 280 जो अनुच्छेद है, इसमें क्या क्या दिया गया है? फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है, वित्त आयोग की बात कही है। अब देखें कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 सदस्य होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 क्या सदस्य हैं। इसका गठन कौन करेगा? देखो राष्ट्रपति गठन करेगा, हर 5वें वर्ष में करेगा, आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि कार्यकाल कितना है, मतलब कार्यकाल कब करेगा? 5वें वर्ष में करेगा, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले भी वो कर सकता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहयोग। ठीक, राष्ट्रपति को सिफारिश करना होता है। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को तथा उन पर की गई कार्यवाहियों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अब ये कौन सा आर्टिकल है? 281 है। 280 बहुत बार पूछा गया है, कभी पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष जो सिफारिशें हैं फाइनेंस कमीशन की, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखवाएगा? तो क्या है आपका? 281। तो याद रखना 280 281। अब देखो है क्या ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ना, कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। एक क्या है? अध्यक्ष है। 4 इसमें अन्य हैं। अब देसी भाषा में समझो कि है काम क्या कि जो राजस्व मलाई है ना,
तो राजस्व का पैसा आएगा, ये बटेगा कैसे, ये कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। नहीं तो कोई भी आपका केंद्र सरकार बोलेगी सब मैं ही रखती हूँ। भाई इस टैक्स तो आपने स्टेट से लिया है ना, उनका कहाँ जाएगा? तो जो मलाई है ये बढ़ती कैसे है, बटे कैसे, कौन सा आपका टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है? सहायता अनुदान, भाई किसी राज्य को पैसा चाहिए, कहीं चुनाव है तो वहाँ केंद्र सरकार ज़्यादा खर्च कर देती है, तो वो ये वही मैटर है। राज्य वित्त और स्थानीय निकाय को भाई किसी मतलब गाँव का विकास कैसे होगा? अगर हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको तो एक छोटे स्तर से ही विकास को देना पड़ेगा ना। तो जब आप छोटे स्तर से दोगे तो वहां के लिए क्या है, आपका स्थानीय निकाय को आपका पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए। अब ये क्या है, क्वासी जुडिशियल है, मतलब अर्ध न्यायिक है ये, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है 29वां राज्य? अब तो खैर 28 हो गए, पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 216 ये 2016 में, तो कौन सा था आपका 29वां राज्य, कौन सा था आपका? तो ये था आपका तेलंगाना, ठीक है। कब बना था तेलंगाना? ये आपका तेलंगाना बना, ठीक है। तो अब देखो, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना। कब बना था? ये 2014 में, ठीक। अब इस समय वर्तमान की स्थिति देखें तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? अभी 8 है, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। उस समय क्या था? उस समय इसका आंसर कुछ दूसरा रहा होगा। तो अभी कितने हैं हमारे पास? 8। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? मतलब कैसा है हमारा, क्या हमारे जो राज्य हैं उन्हें अलग होने का अधिकार है? तो ऐसा ही कहाँ है? देखो अमेरिका में तो है। अमेरिका में क्या है कि राज्यों ने बोला कि नहीं हम एक देश बनाते हैं, पर यहाँ तो क्या है, हमने देश बनाया, हमने राज्य बनाए हैं। तो क्या है हमारे पास? कनाडा का हमने मॉडल लिया है, ठीक। तो डी क्या हो गया इसका? सही हो गया। देखो, संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से 2 बातें उभर कर सामने आती है। कौन कौन सी? देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यही तो आपके कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज पता होंगी तो आप क्वेश्चन के आंसर निकाल ले जाएंगे। कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। अमेरिका में क्या हुआ था, सब राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको लगा कि भैया हमारे पे कोई भी कब्जा कर सकता है। कभी पुर्तगाली आएगा, कभी जर्मन आएगा आपका, ठीक है, कभी डच आएंगे आपके, कभी कुछ कोई आएगा, कभी फ्रांस आ सकता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे राज्य हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं इनको हम अपनी थोड़ा थोड़ा शक्ति देकर के एक राज्य बनाते हैं, बहुत बड़ा हम सीधा देश ही बना लेते हैं। तो ये है आपका अमेरिका। पर हमारे यहाँ क्या था, हम लोगों ने तो देश बनाए, उसके बाद हमने राज्य बनाए कि चलो भाई आपको हम प्रशासनिक सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई विकेंद्रीकरण कर रहे हैं कि हम राज्य बना रहे हैं, ठीक है। तो देश के बाद राज्य बने, वहाँ राज्य पहले थे, उन्होंने देश बनाया, ठीक। तो ये इसका मतलब हुआ। दूसरा देखो, राज्यों का यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। मतलब हमारा राज्य, अभी कोई राज्य बोलेगा, जम्मू कश्मीर बोलता है नहीं नहीं मैं तो रहता ही नहीं भारत में, ये कोई नियम नहीं है इधर। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। याद रखना, यही पूछा जाता है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो संघीय व्यवस्था वो किस मॉडल पे है, तो कनाडाई मॉडल पे है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र, हमारा जो केंद्र है वो सशक्त है, उसकी बहुत आपने अवशिष्ट शक्तियाँ उसके पास हैं, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट अपने पास हैं, ठीक है। आपातकाल आपका केंद्र लगा सकता है, तो क्या है, एकल शक्तियां भी हैं उसके पास। तो क्या है कि सशक्त केंद्र होने के नाते कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से क्या है, सर्वथा भिन्न रहा है। तो वैसे ही भारत में भी है। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा था? सहकारी संघवाद कहा था। ये पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है, ठीक। तो आप ये देखें कि जो हरियाणा की बात कर रही है 1 नवंबर 1966 है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मिजोरम ये बोल रहा है कि 25 जून 1986, नहीं, मिजोरम तो 1987 में बना था, ठीक है मिजोरम। तेलंगाना की बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2014, नहीं, ये कब बना है आपका? 2 जून 2014 को बना है। छत्तीसगढ़ 20 नवंबर, नहीं 20 नवंबर नहीं, कब बना है आपका? 1 नवंबर को बना है आपका छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को। तो क्या है, हरियाणा जो है वो कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। तो जितने भी स्टेट हैं इन्हें याद कर लेना आप, ठीक। नेक्स्ट क्या है देखो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग देखा होगा ना आपने,
पहला तो क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग क्या है, भाग है 2। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए, भाग 2। भारतीय संविधान को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या करता है, क्या है भाई, अभी हमने देखा था स्वैच्छिक संघ हो सकता है क्या, नहीं भाई, स्वैच्छिक संघ क्या है, अमेरिका है। एक परिसंघ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक संघ भी हमने नहीं बोला है, हमने क्या बोला है, राज्यों का एक समूह है। ठीक, तो क्या बोलते हैं हमारा, इसका आंसर होना चाहिए आपका सी। देखो तो भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, राज्यों का एक समूह घोषित करता है। ये किस में लिखी गई है ये बात, ये आर्टिकल 1 में लिखी गई है। अब देखो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध हैं। इनके अनुसार भारत अर्थात इंडिया, मतलब उसमें क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, जो हम बोलते हैं। ठीक है ना, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। दूसरी चीज क्या कही गई है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। तीसरा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो ये अनुच्छेद हमारा क्या है, 1 है। नेक्स्ट देखो, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, व तमिलनाडु नहीं, इसका आंसर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953 में। किस क्या आधार पर बना था, भाषा के आधार पर। जो आपके श्री रामालू जी थे ना, इन्होंने बिल्कुल ऐसा आंदोलन कर दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी, और भूख हड़ताल करते करते ये मर गए। तो जैसे ही ये मरे तो बहुत ज़्यादा उन्माद फैल गया था पूरे साउथ में, तो इसलिए जल्दबाजी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा। ठीक, तो आप देखो स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद इस बात के लिए जोरदार राजनीतिक दबाव दिए जाने लगे कि भारत के राज्यों के बीच की सीमाएं भाषाओं के आधार पर बनाई जाएं। सन 1952 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में तेलुगु भाषी आंदोलन शुरू हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो प्रदेश बना, कौन सा बना, 1 अक्टूबर 1953 में क्या बना आपका, आंध्र प्रदेश बना। और जो ये पोट्टी श्री रामालू जी है, इन्होंने भूख हड़ताल करी और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए ज़्यादा ही ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दंगे आपके होने लगे, बिल्कुल अशांति फैल गई थी पूरे साउथ में। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, भारत में कितने राज्य हैं, तो ये कितने राज्य हैं, 28 हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक, 370 तो देखो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, 368 क्या है, संविधान संशोधन है, 352 क्या बोलता है, ये तो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। तो ये क्या बोला है, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा आपका, स्टेट में जब लगता है। तो कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए, 356। काहे के लिए लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगने का क्या है, जब संवैधानिक विफलता हो जाती है किसी राज्य में। अब देखो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है, 352 से संबंधित है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। 3 आपात है ना हमारे, 3 हमारे जो आपातकाल हैं, तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारे पास क्या है, 3 आते हैं हमारे पास। एक तो आता है 352 के अंतर्गत, एक आता है 356 और एक आता है आपका 360। ये कौन सा वाला है, ये है वित्तीय। ठीक, ये वित्तीय है। ये कौन सा है, ये आपका राष्ट्रपति शासन। ये किसके लिए है, स्टेट के लिए है। ठीक, और ये किसके लिए है, ये राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात कब लगता है भाई, कभी कोई विद्रोह, कहीं भाई आक्रमण हो गया। अब ये आपका 356 कब लगता है, किसी स्टेट में, ये किसी जगह पे भी लग सकता है, किसी छोटी जगह पे भी लग सकता है 356, कि भाई कहीं पर आपकी संवैधानिकता विफल हो रही है, स्टेट का मुखिया आपको चला नहीं पा रहा है, तो राज्यपाल क्या बोलेगा, राष्ट्रपति को बोलेगा कि सर यहाँ तो हो गया लगभग पूरी की पूरी शांति व्यवस्था, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सब फेल हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारी कमान किसके पास आ जाएगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। अब राष्ट्रपति तो आपको पता है कि सेना का अध्यक्ष है, तुरंत सेना भी भेज सकता है कि भैया अगर सही नहीं हुए तो बिल्कुल आपको देख लिया जाएगा। क्यों, तभी आपकी क्या होगी, स्वतंत्रता सारी खत्म, सब चीजें खत्म वहां पर आपके। अब ये जो वित्तीय आपात है भाई, देखो
पैसे की कमी होगी तो तब लगता है आपका वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात के बारे में एक बात यह है कि भारत में अभी तक ये नहीं लगा है, ठीक। राष्ट्रीय आपात आपके 2 बार लगी हैं और 356 तो आपको हर 2 साल में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। देखो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार बोलता है, 21 क्या बोलता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी वाला है आपका, ठीक है। और क्या है आपका 19 क्या बोल रहा है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी। बताया था ना आपको कि 19 में क्या है, सबसे पहले बोलना, भाई बोल रहा है आदमी तब जाकर के क्या करेगा, इकट्ठा होगा, फिर आपका संघ बनाएगा, फिर इधर उधर घूमने जाएगा, फिर जब घूमेगा तब क्या करेगा भाई बसने का भी अधिकार, घूमेगा बोलेगा इधर ही रहता हूँ तो वहाँ रहेगा, तो ये बसने का अधिकार हो गया आपका। उसके बाद लास्ट व्यापार करने का अधिकार। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, 19 के अंतर्गत आते हैं। तो देखो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) में क्या कहा गया है, देखो अब उसमें कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्शन भी तो है, ऐसे सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। तो अनुच्छेद 19(2) क्या बोलता है कि उल्लिखित निम्नलिखित आधारों पर नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या निर्बंधन लगाए जा सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है। कौन कौन से, राज्य की सुरक्षा का मामला है, ऐसा नहीं कि आपके राज्य की सुरक्षा का मामला है और आप हेट स्पीच दे रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, अब आप किसी के पाकिस्तान या आपके अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दोगे तो इतनी भी छूट नहीं है, आप तो यहाँ दंगा भड़का दोगे, ये भी नहीं। लोक व्यवस्था बनाने के लिए आपको रोका जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना के लिए रोका जा सकता है। मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना, कहीं दंगा भड़काना, भारत की प्रभुता एवं जो अखंडता है उस पर अगर कोई प्रहार करेगा तो वहाँ आपकी वाक की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। देखो जितने आरंभ में थे वर्तमान में भी उतने ही हैं, तो कितने थे आरंभ में, 395, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। कब आए भाई राज्य का, 1947 में आ गए थे कि नहीं, 1947 हो गया, 51 हो गया, आपका 66 हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। 47 और 51 तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि राज्य पुनर्गठन जो आपका अधिनियम आया था कब आया था, 1956 में आया था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर आया था, फजल अली आयोग। कब बना था, 1953 में बना था, ठीक है। तो आप देखो ये कब, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1956 होना चाहिए। पहली बार 14 आपके राज्य बनते हैं, ठीक है, और 6 आपके क्या बनते हैं, यूनियन टेरिटरी बनती हैं उस समय। उससे इससे पहले क्या था, इससे पहले पूरे जो हमारा भारतवर्ष था आज़ादी के बाद से A, B, C और D ये राज्य थे हमारे, कि भाई ये राज्य A हैं, ये राज्य B हैं, कुछ राज्य A में हैं, कुछ राज्य B में हैं, कुछ राज्य C में हैं, कुछ राज्य D में हैं। ये क्यों था, देखो कुछ तो ब्रिटिश शासन, जहाँ ब्रिटिश रूल था वो थे, कहीं कमिश्नरी अलग बनी हुई थी तो उनको अलग रखा गया। अब फिर क्या था, इतनी जो रियासतें आई, रियासतों को अलग बनाया कि भाई ये अलग, ये रियासत है, तो रियासतों को एक जगह रखा गया। पर इसका क्या हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, जब पुनर्गठन हुआ 1956 में होता है पुनर्गठन, तब जाकर के क्या बनते हैं, हमारे 14 स्टेट बनते हैं, 6 आपके क्या बनते हैं, अलग से यूनियन टेरिटरी बनती हैं, ठीक है। अब देखो 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य की भी भाषा के आधार पर अपने गठन की क्या कर रही थी, मांग कर रहे थे। देखो अभी हमने देखा था ना, 1953 में आपका आंध्र प्रदेश बन जाता है। श्री रामालू आपके क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ अशांति फैल जाती है। उनको रोकने के लिए और भारत को एक संगठित रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग की क्या करी, स्थापना करी। कब करी, 1953 में, ठीक है ना। और 1956 में इस जो आपका फजल अली आयोग है, इन्होंने क्या करी, इनकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। अब एक आयोग बन गया 1956 में। अब 1956 में जब ये आयोग बन गया तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तो किया, और 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात बने। ये तो चलो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश के बाद ये बनने लगे कि भाई भाषाई आधार पर ये बना दिया जाए। पर एक चीज़ याद रखनी है आपने कि भाषा के आधार पर तो बने, पर एक शर्त ये रखी गई कि हम भाषा के आधार पर बना देंगे, पर अगर उस प्रदेश में कोई अन्य भाषा बोलने वाले भी हैं, हम उन्हें नहीं निकालेंगे, ठीक है। उनको वहाँ उनकी स्वतंत्रता, उनको रहने दीजिए। आंध्र प्रदेश में जैसे अगर आपके तेलुगु बोलने वाले वही हैं तो रहें, पर अगर वहाँ कोई तमिल बोलने वाला भी है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट देखो, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, कौन देता है आपको राजनीतिक सत्ता, भाई आपको जिताता कौन है, राजनीतिक सत्ता। हमने अगर आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है तो वोट किसने दिया है, जनता ने दिया है ना। अगर जनता वोट नहीं देती तो क्या वो उस संवैधानिक पद पे बैठ पाते, नहीं बैठ पाते। आप
चलो राजनीति आप उसके बात छोड़ो, आप प्रधानमंत्री की, आप अपने लेवल पे देखो, आपके गांव में प्रधान होंगे, जब आप वोट देंगे तब जाकर के ही तो वो प्रधान बना है ना। तो क्या है, संविधान बना रहा है क्या? नहीं। राष्ट्रपति दे रहे हैं कि नहीं? संसद दे रहा है कि नहीं? कौन दे रहे हैं? जनता। जनता ही तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। जनता ही तो वोट दे रही है, जनता ही तो चुन के भेज रही है कि कौन हम पे राज करेगा। ठीक, तो ये क्या है, इसका स्रोत क्या है? आपका जनता है। अब देखो प्रस्तावना में भी सबसे पहले क्या क्या है, हम भारत के लोग, भारत को मतलब हम लोग, हम लोगों के लिए है ये भारत। तो प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। संविधान के किसी भी प्रावधान में पृथक से यह इंगित नहीं किया गया है कि शासन की समूची शक्तियां जनता से प्राप्त हुई हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि संविधान का आधार क्या है? जनता है। तो हमेशा याद रखना कि हम जो जनता है, ये क्या है? आपका संविधान का आधार है। ठीक है, इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया है। अब राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है। अभी हमने कौन सा देखा था? वित्त आयोग देखा था। वो क्या था? हमारा केंद्रीय वित्त आयोग था। वो किसके अंतर्गत था? आपका 280 के अंतर्गत था। अब अगर ये राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है तो राज्य वित्त आयोग किसके लिए बनेगा? आपका आपके पंचायतों के लिए और नगर निगम के लिए बनेगा ना, नगर पालिकाओं के लिए बनेगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो सीधे हमको एक ही अनुच्छेद याद आता है। कौन सा? 243। तो 243 तो है। ठीक है, हमने देखा था ना जे वाला अनुच्छेद 243 जे, ये हट जाएगा। क्यों? इसमें क्या बोला था हमने? 29 सब्जेक्ट होंगे। इसमें तो पावर की बात कही गई थी ना, तो इसको हटा दो आप। क्या है आपका? आई होगा, अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, अब देखो क्यों, जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये इसमें कौन सा अनुच्छेद में है? ये 243 आई में है। ठीक, अब 243 आई में है तो क्या है, क्या काम करेगा? राजस्व वितरण की ये बात करेगा, वित्तीय सुदृढ़ीकरण की बात करेगा, पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारना इसका काम होगा कि भाई हाँ, कि कहाँ कितना पैसा देना है। तो जो पैसे का बंटवारा के बारे में सिफारिश करेगा, कौन करेगा? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। राज्य आपका वित्त आयोग करेगा। कौन सा अनुच्छेद हो गया? 243 आई। ठीक, ये देखो 243 एच है हमारे पास जे है और के है। इनको भी हम यहीं पर पढ़ डालते हैं कि 243 एच क्या बोलता है कि कर लगाने के, भाई राग के कर लगाने वाला कि हाँ भाई कोई कर लगाएगा। अगर पंचायत कोई कर लगाती है या स्टेट कोई कर लगाता है तो किसके लिए? पंचायत या नगर पालिका अगर जब कर लगाती है, जैसे मेले का, कब मेले में आपका कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका एच में आ जाएगा। ठीक है, जे में क्या आता है? आपका ऑडिट आएगा। जे में मतलब ऑडिट मतलब आपका जो अभिलेखा परीक्षण होगा ना, ऑडिट करना किसी भी पंचायत का क्षेत्र को, या आपका जो पैसा आ रहा है किस तरीके से उसमें ऑडिटिंग होनी है, कितना काम हो चुका है, तो ये किस में आता है? जे में आता है। और के क्या बोलता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात कौन करेगा? तो अनुच्छेद के करेगा। ठीक, अभी बाकी आप इनको अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, इनकी मैं पूरी आपको ट्रिक बता दूंगा, आप इसको भूलेंगे नहीं। आपका पंचायत से कुछ भी गलत नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको जेड बताया था, जिला नियोजन, जो हमारी समिति थी डीपीसी की, तो इस तरीके से हमको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स हम इन्हें याद करते हुए चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ठीक बात है भाई, हाँ, मानव संसाधन है ना, सच्चर समिति आई थी आपकी। संविधान, इसका कारण क्या बोला है? संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थानों को खोलने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। देखो ये भी सही है, कथन तो दोनों सही है, पर इससे संबंधित ये तो हो नहीं रहा है ना। आप पढ़ो इसको कि संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थानों को खोलने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इस क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय सच्चर समिति, तो मतलब ही नहीं है, ये तो है ही ना पहले से। ये तो सच्चर समिति तो बाद में बन रही है, तो ये तो पहले से है कि संविधान ने हमको अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है? शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रबंधन का अधिकार तो दिया ही है। तो कथन तो दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब देखो कि मानव संसाधन मंत्रालय ने सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बात बिल्कुल ठीक है। सच्चर समिति का गठन अल्पसंख्यकों के हितों को पहचानने हेतु किया गया था। अनुच्छेद 30 के अनुसार संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थानों को खोलने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसीलिए तो बोला गया ना कि दोनों तो सही हैं ही, पर ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे से इतने संबंधित नहीं है। ठीक है, या अभी देखो अल्पसंख्यकों में यहाँ जो सच्चर समिति थी ना, ये हमेशा याद रखना, सच्चर समिति ने जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में भी मुख्य रूप से कौन?
जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके लिए इसने सिफारिश करी थी। अब देखो क्या बोला था सच्चर समिति ने। गठन कब होता है? देखो सच्चर समिति का गठन होता है आपका 2005 मार्च में, ठीक बात है। रिपोर्ट कब देते हैं? ये नवंबर 2006 में देते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे क्या थे आपके जस्टिस राजेंद्र सच्चर रहे। और कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। कभी पूछ लिया जा सकता है कि अगर सच्चर समिति के बारे में 2-3 कथन दे दिए, पूछ लिया कि इसमें कुल 7 सदस्य थे, अब वो लिख के दे देगा 6 सदस्य थे, तो आपको पता होना चाहिए नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। रिपोर्ट कब दी? 2006 में दी। बना कब है? 2005 में बना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी एक सिफारिश ये थी और इसने ये कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें भी कौन? मुख्य रूप से मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक स्थिति की इन्होंने जांच करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? देखो 98 या नहीं, 60वां नहीं, 57वां नहीं, क्या है इसका आंसर? 61वां है, ठीक है। कब आया? 1988 में, ठीक है। कौन थे? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, ठीक। देखो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिले और राजनीतिक प्रक्रिया का वो अंग बन सके। देखो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब? आपका 1988 में आया, ठीक है। यूथ कार्ड था ये, 88 में आया, 89 से ये लागू होगा, ठीक। तो 1988 से पहले जो हम वयस्क मताधिकार था ना, वो 21 वर्ष की आयु तक देते थे। जैसे अभी है ना, वोटर आईडी कार्ड कब बन जाता है हमारा? 18 साल में बन जाता है। उस समय की अगर बात करें तो वोटर आईडी कार्ड कब बन रहा होगा? 21 साल में। तो उसके बाद ये यूथ कार्ड खेला गया कि भाई यूथ की संख्या तो ज़्यादा है। अब आर्टिकल 326 में भी इसके साथ परिवर्तन कर दिया गया कि भाई वयस्क मताधिकार कितना हो गया हमारा? अब 18 हो गया। तो कौन था? कार्यकाल किसका था? राजीव गांधी जी का था। प्रभावी कब से हुआ? 28 मार्च 1989 में, ठीक है ना, 89 जिसको बोलते हैं। तो ये याद रखना, कभी पूछा जाता है। अमेंडमेंट कब का है? 88 का। लागू प्रभावी कब से है? 89 का है, ठीक है। क्या है? यूथ कार्ड है। नेक्स्ट देखो, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? तो आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में आया, ठीक है। तो ये आपका, इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं हम। तो देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें हमने पंथ निरपेक्षता, और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर के सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता था पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए मूल कर्तव्यों का एक नया अध्याय भी इसमें जोड़ा गया। कब? 42 में। किस में आता है आपका जो ये आता है मूल कर्तव्य? ये किस में आता है? 51A में आता है ना। कितने हैं? पहले कितने थे? जिस समय जोड़े गए थे उस समय 10 थे। उसके बाद 2002 में एक और जोड़ा गया, तब अब कितने हो गए मूल कर्तव्य टोटल हमारे पास? 11। तो पूछा जाएगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे? नहीं थे, मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे। कब आए? 1976 में आए। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन थे। जिस समय जोड़े गए थे कितने थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। अब कितने हैं आपके? 11 हैं। ये 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? 356 हो सकता है कि ये तो आपका राष्ट्रपति शासन देखा था आपने। 75 बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री वाला है ये तो। 61 बिल्कुल सही है। देखो अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या है कि महाभियोग चलाया जाता है किसके प्रति? आपका राष्ट्रपति के। अब देखो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 में एक ही आधार विनिर्दिष्ट है। तो याद रखना कि महाभियोग के लिए कितने आधार हैं? तो एक आधार है। कौन सा है? संविधान का अतिक्रमण। याद रखना कि जो आप जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो उस पर अब महाभियोग शब्द भी नहीं लिखा गया है उसमें संविधान में। तो क्या लिखा गया है कि संविधान का यदि जब अतिक्रमण करता है कौन? राष्ट्रपति, तब उसे पद से हटाया जाएगा, ठीक। और क्या है? देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में मतलब राष्ट्रपति पर आरोप लग गया, चाहे वो राज्यसभा में पेश करे पहले या लोकसभा में, किसी भी सदन में जा सकते हैं।
ठीक है। आरोप एक प्रस्तावना के रूप में होगा और प्रस्तावना संकल्प में होगी। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। पहले तो 1/4 क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर के किसी सदन में जाएगा। 14 दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। 14 दिनों की पूर्व सूचना देना किसको, राष्ट्रपति को, जिसके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। तो वो भी तो अपनी तैयारी करेंगे ना कि भाई तुम लाते रहे हो, मैंने कब करा संविधान का आपका अतिक्रमण, तो वो अपनी सफाई देगा। तो संकल्प उस दिन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जब 2/3 से पारित हो जाएगा, एक में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है। जो बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, ये किस में आ जाते हैं, ये हिंदू शब्द के ही अंतर्गत आपके आर्टिकल 25 में रखे गए हैं। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्धों, जैनों और सिखों को सम्मिलित करता है, जबकि पारसियों को नहीं। पारसी किस में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक में आ जाते हैं हमारे। तो अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण को और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 25 में। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और इस अनुच्छेद के खंड 2 में क्या है, कि उपखंड में क्या कहा गया है कि हिंदुओं के निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश हैं। पूछा जा सकता है, अगर वो बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो बोल देगा 25(1), 25(2), 24(1), 24(3). तो याद रखना 25(2) के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा आपका, कि हिंदू के अंदर बौद्ध, जैन और सिख। ठीक, अब इसको पहले आप देखो आर्टिकल 25 क्या बोलता है। देखो कि आर्टिकल 25 क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना कि अंतःकरण को और धर्म को मतलब अबाध रूप से मानना। तो क्या है कि अंतःकरण की आपकी स्वतंत्रता, जो आपका अंतर्मन कह रहा है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, मतलब अधिकार, जैसे पूजा पाठ का जो तरीका है वो कर सकते हैं। प्रचार का अधिकार भी है। देखो, आपको कोई धर्म अच्छा लगता है तो आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म का प्रचार होता है, मुस्लिम धर्म का प्रचार होता है। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 25(1) में दिया गया है। और 25(2) में क्या कहा गया है कि हिंदू के अंतर्गत आपके सिख हो गए, जैन हो गए और बौद्ध हो गए, ये क्या है, ये आएंगे। ठीक है, तो अंतःकरण मतलब समझ गए ना आप, आत्मा की पुकार। आपकी आत्मा बोल रही है कि मुझे हिंदू धर्म मानना है, आपकी आत्मा बोल रही है मुझे सिख धर्म मानना है, मुस्लिम धर्म मानना है। तो ये क्या है, आपके आत्मा की पुकार है। तो ये किस में है, आपके आर्टिकल 25 में है। ठीक, इस तरीके से समझते चलना, शब्दों को तोड़ तोड़ के सीख जाओगे संविधान पढ़ना, तो क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछा जा सकता आपसे, आपको उल्लेखित है। आपकी अगर समझ बन गई है तो आप क्वेश्चन सही लिख करके चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो किस में दी गई है, ये दी गई है आपके 15(5) में। अब देखना, एक चीज याद रखना, आपको कंफ्यूजन किस में होगा, 15 में और 16 में। ठीक, 16 में क्या है, नौकरी वाले से संबंधित है भाई, नौकरी में आरक्षण। पर जो भी 15 वाला आएगा ना, 15 में शिक्षण संस्थानों में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। सन 2005 में 93 संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, 15(5). तो पूछ लिया जाएगा 15(5) पहले था, नहीं था, कब जोड़ा गया, 2005 में। कौन सा संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन। इसमें यह उपबंध किया गया कि 19(1)(6) की कोई भी बात सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। इस प्रकार आरक्षण का यह मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो तब क्या बना, 15(5) बना। और 15(5) किससे संबंधित है, कि गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, जो अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु क्या करती है, आरक्षण की बात करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या मौलिक अधिकार को कहा गया, क्या आपके डीपीएसपी को कहा गया, संविधान की। अब तो इसमें क्या आएगा आपका, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा हम किसको बोलते हैं भाई, प्रस्तावना को बोलते हैं ना। अगर अनुच्छेद पूछता तो हम अनुच्छेद क्या बोलते, 32 बोलते। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसको आप अगर देखें तो आत्मा के रूप में बात करेंगे तो भाग किसको बोलते हैं, भाग, कौन से भाग को, हम भाग बोलते हैं हमारे उद्देशिका जो है। तो क्या है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसने, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने, किसमें, गोलकनाथ बनाम राज्य प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है।
के मुंशी उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल क्या हॉरोस्कोप मानते हैं। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है, उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव ने कहा है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको आत्मा कहा है, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। इसी में अगर आप जोड़ भी देंगे कि वोमन जो आरक्षण है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो क्या देखा था हमने, आर्टिकल 243 डी देखा था ना। अब ये देखो डी में क्या है, दलित और वोमेन किसके लिए, आरक्षण के लिए है। ए में क्या था भाई, ग्राम सभा। बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में क्या था, कार्यकाल, और ये एफ से क्या था, फेल। फेल मतलब अयोग्यता देखी जाएगी। जी मतलब गट या पावर, मतलब जो गट्स है क्या है, शक्ति। कितने, 29 सब्जेक्ट, ये वाली पावर, ठीक। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो क्या हो सकता है आपका, इसका है 338 को। क्या बोला गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले क्या था, अनुसूचित जाति आयोग था, वो किस में है, 338 में है। तो जब फिर जनजाति को भी आयोग बनाया गया, तो तब बनाया गया जब जोड़ा गया, तो किसके अंतर्गत रख दिया गया, क के अंतर्गत रख दिया गया। देखो कि संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद, 89 जो है आपका संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा नए अनुच्छेद 338 क को जोड़ा गया, ठीक है। 300 पहले 38 था, तो उसमें क्या था आपका, अनुसूचित आयोग था ना, तो अनुसूचित जाति आयोग बना था। अब उससे भी पार्ट को हमने अलग कर दिया कि भाई देखो, एक तो अनुसूचित जाति आयोग है, उसका एक दूसरा पार्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसके लिए हमने नया आर्टिकल बना दिया, तो उसी में संशोधन करेंगे ना 338 में। जब 338 में संशोधन हुआ तब जाकर एक नया पार्ट बना 338 क, ठीक। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रावधान किया गया। तो ये कौन सा होना चाहिए आपका, देखो 14, 15, 13 ये जो दिए गए हैं तो ये तो आरक्षण की बात ही नहीं करते ना। तो कौन सा है आपका आरक्षण, ये हो गया आपका अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत, ठीक है। तो अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में जो ओबीसी है के आरक्षण के लिए संबंध में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जबकि अनुच्छेद जो 16(4) है के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में कम है तो उनको वहां आरक्षण दे सकता है। तो यही है आपका, ठीक है। 16(4) हो गया आपका, ये जो हम बोलते हैं ना नौकरी में आरक्षण, वो यही वाला है, ठीक। और ये 15(4) है, ये किसके लिए है भाई, स्कूलों में आरक्षण, वहाँ सीट आती है आपका, MBBS की सीट चल रही हैं, ये चल रहे वो चल रहे, सीट में जहाँ आरक्षण मिलता है कि भाई ये कोटे की सीट है, तो वो 15(4) में आएगी, किसके, ओबीसी के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 164, आपको पता होगा। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, ये उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा लगता है ना, ये हर कोई 100 ही दिन मुख्यमंत्री है, कोई आपका एक ही दिन बन रहा है, कभी किसी को पता ही नहीं है कौन मुख्यमंत्री कब बन रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये बहुत आपका यूज हुआ है अनुच्छेद 164, ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो 164 तो आप बिल्कुल याद रखो। एक उत्तराखंड एग्जाम्पल है और दूसरा कौन सा है, बिहार। जहां तहां आपको 2-3 महीने में 164 दिख जाएगा। नेक्स्ट देखो कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो क्या है, देखा था हमने अनुच्छेद 21। हमने अनुच्छेद 21, 19 और क्या 13 को क्या बोला था, गोल्डन त्रिभुज बोला था, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नियम बनेगा, किसी का अगर आप प्राण छीनना चाह रहे हैं ना, किसी को फांसी दी जा रही है, तो उसके लिए नियम बनाए कि भाई इसको फांसी कब दी जाएगी, जब ये ऐसा घिनौना काम करेगा तब जा करके इसको फांसी दी जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई कभी भी मार दिया, नहीं।
ठीक है, तो यही आपका क्या है, अनुच्छेद 21 है, क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। अब आर्थिक योजना किस में होगी? आर्थिक योजना क्या सिर्फ केंद्र ही बनाएगा? क्या हमारे स्टेट में आर्थिक योजनाएं नहीं बनती हैं? हमारा अलग से बजट नहीं आता है? हमारा अलग से बजट आता है तो क्या हम उसमें योजनाएं नहीं देखते हैं? हमारी जो योजनाएं हैं, घसियारी योजना हमारी अलग आई, हमारी पर्यटन के लिए अलग योजनाएं आ रही हैं, तो किसके लिए, कौन बना रहा है? हमारा स्टेट बना रहा है। काहे के लिए? आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना है ये हमारी, कि हम पैसा कमाएंगे, हमारा क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, हमारा क्या होगा, समावेशी विकास होगा, हमारे स्टेट आगे बढ़ेगा। तो ये कौन, ये तो स्टेट भी कर रहा है। अब यही चीज़ केंद्र भी कर रहा है, तो किस में आना चाहिए? देखो, केंद्र करता है तो आपका संघ सूची, और राज्य करता है तो राज्य सूची। अब दोनों कर रहे हैं तो क्या हो गया, समवर्ती सूची। तो किस में आ गया आपका, समवर्ती सूची। इस तरीके से देखना, आपको कोई भी सब्जेक्ट आएगा ना आपके सामने, तो आप देखना कि आपके स्टेट ने इसमें कुछ करा है। कोई भी नियम आता है तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे वीज़ा की बात आती है कि वीज़ा के लिए अब कोई भी चीज़ बन रही है, तो हम देखते हैं कि हमारे स्टेट क्या उसमें रोल करता है? हमारा कोई रोल ही नहीं है उसका। कभी अंतरिक्ष वाली बात आती है तो स्टेट का कोई रोल है नहीं है, तो हमको पता है कि स्टेट का रोल नहीं है, तो ये सीधे सब चला गया किस पे, संघ सूची में। अब जैसे शिक्षा वाली बात है, तो हमारे पूरी तरीके से शिक्षा पद्धति में भाई, हाँ हम ये वाली लागू करेंगे, ये नीति बनेगी, ये हमारा स्टेट तय कर रहा है। और राज्य, अब जो केंद्र है, केंद्र भी कर रहा है प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो हमको पता चल गया कि क्या राज्य भी कर रहा है और केंद्र भी कर रहा है, तो किस में आना चाहिए, समवर्ती सूची में आना चाहिए। ठीक, तो देखो, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक आयोग से संबंध एक प्रविष्ट का लाभ उठाकर केंद्र सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग बनाया। अब हमने सेतु नहीं बनाया है क्या? हमारा जो सेतु है, तो हमारा भी तो एक अलग सा आयोग बना रखा हमने, उत्तराखंड ने। ठीक, तो ऐसे ही करके जब भारत सरकार, अभी जो 1950 में तो योजना आयोग बना, फिर क्या बना, हमारा नीति आयोग बना 2015 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं या विषय दिए गए हैं? अब अनुच्छेद 124 क्या है भाई? अनुच्छेद 124 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5 क्या है? ये नागरिकता से संबंधित होना चाहिए। 352 आपका किससे संबंधित होना चाहिए? 352 किससे है भाई? राष्ट्रपति शासन से। 245 किससे होना चाहिए? अब देखो, 124 क्या है आपका, क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका संघीय न्यायपालिका। तो पहले का आ गया आपका 3। ढूंढो यहाँ 3, एक में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर में तो आपको मिल ही गया है, यही तो पूछा था। अब देखो, 5वां क्या है आपका, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। 352 क्या है आपका, आकस्मिक प्रावधान है भाई, राष्ट्रीय आपात। 245 क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण है भाई, किस तरीके से शक्तियाँ बटी हुई हैं। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में क्या है, नागरिकता की बात करता है, प्रारंभ की नागरिकता जो बात है। अनुच्छेद 124 किसकी बात करता है भाई? तो अनुच्छेद 124 करता है आपकी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आपने अनुच्छेद 245 देखा, वो केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियों का वितरण है ना, उसकी बात करता है। 352 आपको पता है, ये आपात की उद्घोषणा करता है। ये हमारा क्या है, प्रियम्बल है। ये देखो, ये ओरिजिनल कॉपी है, और ये हमारा क्या है, द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ लिखा भी है ना, द पीपुल ऑफ इंडिया। जनता के पास क्या पावर है भाई, वो हमारा राजा चुन सकता है। ठीक, तो ये हमने, ये जो चैप्टर 2 है, ये आज कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर एमसीक्यू को सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, हम उसका कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, इसलिए समय लग भी रहा है, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। और ये दावा है आपका कि पॉलिटी में आपके अगर 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 10 में से 10, या 8 पूछे जाते हैं तो 8 में से 8 होंगे ही होंगे, क्योंकि हम इस तरीके से हर ऑप्शन को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं। इस तरीके से हम कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ने से ना आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है, और पूरी यूनिट अपने आप कवर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उत्तराखंड स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले पार्ट में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।